हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई इन न्यूज़ लास्ट 6 मंथ में आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम में आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आरबीआई रिलेटेड करंट अफेयर्स और आरबीआई रिलेटेड जो स्टैटिक बैंकिंग होते हैं उसके बारे में भी। तो स्टैटिक बैंकिंग, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप स्टैटिक बैंकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस के वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। 17 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस और 8 वीडियोस की प्लेलिस्ट है स्टैटिक बैंकिंग। उन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखिए एग्ज़ाम के पहले, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। और जो भी रिसेंट वीडियोस अपलोड किए गए हैं, जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के वीडियो और जो करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ऐसा ही 2-3 वीडियोज़ लास्ट ईयर भी इस चैनल पे अपलोड किए गए थे और काफ़ी हेल्प मिला था एस्पिरेंट्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ पार्ट 1। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये था बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड न्यूज़। तो ये जो आरबीआई रिपोर्ट जारी किया था पिछले साल लास्ट 9 मंथ के बारे में, तो 9 मंथ एंडिंग दिसंबर 2021, इसमें ये आरबीआई ने बताया था कि कुल 96 बैंकिंग फ्रॉड के इंसिडेंट हुए हैं। कुल जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें साथ, और जो वैल्यू था इसका टोटल वैल्यू था वो था 34,097 करोड़। ठीक है। तो आरबीआई 9 मंथ एंडिंग दिसंबर 2021 96 इंसिडेंट्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉड वेयर रिकॉर्डेड बाई 27th शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसकी वैल्यू टोटलिंग थी 34,097 करोड़। और बात करें बैंक जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट हुआ था फ्रॉड का, वो था पंजाब नेशनल बैंक। इसकी वैल्यूएशन थी 4,820 करोड़। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रॉड्स हुआ था। तो ये दो मेन न्यूज़ था कि पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रॉड हुआ और बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रॉड्स हुआ जो कि 13 था। और ये जो रिपोर्ट था लास्ट ईयर, पिछले साल के लास्ट 9 मंथ के रिपोर्ट को आरबीआई ने इस साल मार्च एंड में जारी किया था, जब फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होता है तब। सेकेंड न्यूज़ है आरबीआई एक्सटेंडेड टाइमलाइन फॉर बैंक्स टू यूज़ लॉकेबल कैसेट्स इन एटीएम्स बाई ईयर टू मार्च 31st 2023। 2023 31 मार्च तक ये डेडलाइन दिया है आरबीआई ने बैंकों को, और जो एटीएम में कैश ये करते हैं एजेंसीज होते हैं उन्हें। ये पहले जो डेडलाइन सेट था ये था 2022 मार्च 31 तक, लेकिन इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और कैसेट स्वैप क्या होता है? जो भी लॉकेबल कैसेट्स होते हैं जहाँ एटीएम के अंदर जिसमें कैश रखे जाते हैं, अलग अलग डेनोमिनेशन के कैश जब बदले जाते हैं एटीएम में, तो वो चीज़ रहता है लॉकेबल कैसेट्स। तो सिंपल कैसेट्स की जगह अब लॉकेबल कैसेट्स को यूज़ करना था कि एटीएम में जो भी तोड़फोड़ होता है या फिर फ्रॉड होता है एटीएम वेन्यू पे, उससे बचने के लिए। तो ये लॉकेबल कैसेट्स को आरबीआई ने ये किया है, डेडलाइन दिया है, टाइमलाइन दिया है कि वो 31 मार्च 2023 तक, और जो भी एजेंसीज जो एटीएम में पैसे पहुंचाती है उन सभी को ये कहा गया कि आप लॉकेबल कैसेट्स को यूज़ करें। और ये डेडलाइन तय किया गया है 31 मार्च 2023 तक। डेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द ड्यू डेट और टाइमलाइन डेट एज सेट बाई आरबीआई। अगला न्यूज़ है आरबीआई सेट WMA वेज एंड मीन एडवांस लिमिट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो वित्तीय वर्ष 2022 से इसका फर्स्ट हाफ है, शुरू के 6 महीने, इसके लिए जो WMA सेट किया है आरबीआई ने भारत सरकार के लिए, ये किया गया है 1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ का। इसके साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए ये जो फिक्स किया है WMA, ये किया है 47,010 करोड़ के लिए। ठीक है। WMA क्या होता है? वेज एंड मीन एडवांस। ये एक स्पेशल फीचर्स है, ठीक है, जो आरबीआई सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को देता है। किसी तरह का रेसिप्ट्स पेमेंट्स और उसमें कमी या फिर मिसमैच होता है, उसके लिए एक्सटर्नल फंडिंग ये होता है, वेज एंड मीन एडवांस होता है। एक तरह का आप इसे सिंपल भाषा में लोन कह सकते हैं, वेज एंड मीन एडवांस होता है। और ये जो तय करता है आरबीआई, जो 3 महीने होता है, 3 महीने तक इसको रेपो रेट पे आरबीआई देती है, अप टू 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग। और अगर 3 मंथ से ज़्यादा ये होता है तो इसमें रेपो प्लस 1% ऐड होता है। अप टू 3 मंथ्स ये रेपो रेट पे काम करता है, बट 3 मंथ से ज़्यादा ये रेपो प्लस 1% के दर से ये आरबीआई देती है वेज एंड मीन एडवांस को।
और इसको शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा ईयर 1997 में, ये भी आप याद रखिए। वेज एंड मीन एडवांस को 1997 में शुरू किया गया था अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ये चीज़ भी आप याद रखिए। अगला है आरबीआई एक्सटेंड्स लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर लार्जर बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किन दो संस्थाओं के लिए एक्सटेंड किया है। ये है एनबीएफसी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और एलईआई क्या होता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये 20 डिजिट का नंबर होता है। जो भी ग्लोबल ट्रांजैक्शन होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स या फिर बोरोवर्स होते हैं, उनके लिए एक एंटिटी आइडेंटिफायर होता है, बैंकिंग टर्म है। जिस तरह आधार और पैन होता है, एक मतलब डिजिट होता है उसमें, ठीक उसी तरह ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है, आरबीआई के द्वारा ही ये फिक्स किया गया है। A 20-digit number used to uniquely identify parties to financial transaction globally. As per the timeline, the borrowers having exposure of 25 crores are required to obtain LEI by 30 अप्रैल 2023। तो आरबीआई का जो टाइमलाइन है, इसमें जो डेट तय किया गया है, जिन बोरोवर्स का एक्सपोजर 25 करोड़ है उन्हें एलईआई ऑब्टेन करना है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सबमिट करना है 30 अप्रैल 2023 तक। तो इससे 2-3 न्यूज़ बन सकते हैं कि एलईआई कितने डिजिट का होता है, किन दो संस्थाओं के लिए आरबीआई ने एलईआई जारी किया है, इसका टाइमलाइन कब तक दिया है, और बोरोवर्स हैविंग एक्सपोजर ऑफ हाउ मच अमाउंट। तो इससे 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस न्यूज़ से। अगला न्यूज़ है, एज पर आरबीआई डेटा ऑन फ्रॉड्स रिपोर्टेड बाय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑल कैटेगरीज ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 22 देयर इज ऑफ 51% डिप इन अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड्स। तो जो फ्रॉड हुआ है बैंकों में, इसमें 51% की मतलब ये डिप कमी हुई है। 51% डिप इन अमाउंट इन्वॉल्व, जो भी अमाउंट फ्रॉडिंग में होता था, जितना अमाउंट होता था उसमें 51% की कमी हुई है लास्ट फिजिकल ईयर से, वित्त वर्ष 2021 के कंपैरिजन में वित्त वर्ष 2022 ये जो चला लास्ट ईयर से अब तक मार्च एंड 22 तक। तो ये जो फ्रॉड्स था ये कितना था इस बार का, यानी कि 21 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक ये था 40,295.25 करोड़। और लास्ट ईयर यानी वित्त वर्ष 2021 यानी कि अप्रैल 20 से मार्च 2021 तक ये था 81,921.54 करोड़। अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 51% की कमी आएगी। तो यही था कि जो फ्रॉड्स हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, सभी हर तरह के कैटेगरीज में, इसमें 51% की कमी आई इस वित्त वर्ष में 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर आरबीआई 38th रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इंडेक्स फॉरेक्स रिजर्व फॉल बाय $28.05 बिलियन इन सितंबर मार्च 2022। मतलब कि सितंबर से मार्च तक का जो एक दायरा था, टाइम स्पैन था, इसमें भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है इसमें कमी आई। कितने अमाउंट से ये कम हुआ, $28.25 बिलियन। अब फिगर्स एंड नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। 28.05 है तो इतना ही आपको याद रखना होगा, ये नहीं कि 28 बिलियन राउंड फिगर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। These reports are prepared half yearly with reference to the position as end March and end September each year। हर साल सितंबर आखिरी में और मार्च के आखिरी में ये रिपोर्ट आरबीआई निकालती है, जो कि फॉरेक्स रिजर्व्स होता है भारत का। तो इसमें जो घटा हुआ था, कितने का फॉल हुआ था इसमें, $28.05 बिलियन का। और इसके साथ साथ और भी जो रिपोर्ट था गोल्ड रिजर्व को तय किया, गोल्ड रिजर्व का जो रिपोर्ट था $42.58 बिलियन। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर इसे था, ये था $18.89 बिलियन। और रिजर्व ट्रांच पोजीशन आरटीपी, जो कि आईएमएफ का ये होता है पैरामीटर होता है, ये था $5.14 बिलियन। तो ये सारे नंबर्स भी आप याद रखिएगा, बट इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स रिजर्व का वैल्यू $28.05 बिलियन। नेक्स्ट है, आरबीआई अप्रूव्ड 30,307 करोड़ डिविडेंड पेमेंट टू सेंटर फॉर फिजिकल ईयर 2022। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डिविडेंड अप्रूव करती है आरबीआई, ये कितने पे किया, 30,307 करोड़ सरप्लस है ये। द बैंक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन द कंटीजेंसी रिस्क बफर सीआरबी एट 5.50%। तो आरबीआई की बैलेंस शीट में ये 6.5 से 5.5% के बीच रखना होता है क्या, कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर को, विच कम्स फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड
रिस्क प्रोविजनिंग मेड फ्रॉम इकोनॉमिक कैपिटल टू कवर मॉनेटरी क्रेडिट फिस्कल स्टेबिलिटी एंड ऑपरेशनल रिस्क। इस सभी को कंपेंसेट करने के लिए इसको मेंटेन किया जाता है कंटिजेंसी रिस्क बफर को 5.50% तक। इसका जो रेंज है 5.50 से 6.50 तक मेंटेन इसको रखा जाता है कंटिजेंसी रिस्क बफर टू कोप अप विथ लॉस ऑफ मॉनेटरी क्रेडिट फिस्कल स्टेबिलिटी और ऑपरेशनल रिस्क को मेंटेन करने के लिए। और ये जो नंबर है ये सरप्लस नंबर है। आरबीआई ने अप्रूव किया 30,360 करोड़ डिविडेंड टू सेंटर फॉर फिस्कल ईयर 2022। RBI constituted a 6-member committee to review customer service standard at bank NBFC headed by BP कानूंगो। BP कानूंगो फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर थे ये। तो 6-member कमेटी के हेड टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड एट बैंक्स NBFC हेडेड बाय BP कानूंगो। अगला पॉइंट है RBI reduces minimum net worth norm for non-bank entities to set up BBPOU, यानी कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए जो नॉन बैंकिंग एंटाइटीज़ है उसके लिए जो मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए वो 25 करोड़ पे तय किया आरबीआई ने। अभी तक इसका जो ये था लिमिटेशन था वो था नेटवर्थ होना चाहिए था 100 करोड़ का। 100 करोड़ वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन ऑफ फॉर नॉन बैंक टू सेटअप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स BBPOU। अब इसको घटा के आरबीआई ने किया है 25 करोड़ तक। नेक्स्ट पॉइंट है RBI's बैंक नोट सर्वे। बैंक नोट जो करेंसी नोट्स है उन पे जो सर्वे आरबीआई ने निकाला था अमंग कंज्यूमर फाइंडिंग्स ये दिखाया गया था कि जो 100 रुपये का नोट है वो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल बैंक नोट है लोगों के बीच, जबकि 2000 वाज द लीस्ट प्रेफर्ड डिनोमिनेशन। और आपको भी पता है कि 2000 अगर कोई मार्केट जाता है या फिर कोई चीज़ की खरीदारी करता है वो 400-500 की भी खरीदारी करता है तो 2000 के नोट को एक्सचेंज कराना या फिर उसके खुले छुट्टे जो भी होते हैं उसे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब ये डिमोनेटाइजेशन के बाद शुरू हुआ था 2000 तो काफ़ी दिक्कतें आती थी और मतलब 2-3 साल के बाद आरबीआई ने इसे छापना ही बंद कर दिया। अभी सर्कुलेशन में है बट नए 2000 के नोट अब ये भारत में नहीं छपाई हो रही है। तो 2000 का जो नोट है वो लिस्ट प्रेफर्ड था पब्लिक के बीच और 100 रुपये का जो नोट था वो मोस्ट प्रेफर्ड बैंक नोट था। कॉइन्स की बात करें तो जो 5 के सिक्के हैं ₹5 डिनोमिनेशन वाज द मोस्ट प्रेफर्ड वेयर इज़ ₹1 वाज द लिस्ट प्रेफर्ड। जो 1 के सिक्के हैं वो सबसे कम प्रेफर्ड है लोगों के बीच। आरबीआई ने और ये भी फाइंड किया सर्वे में कि जो कुल 2000 के नोट हैं इट कंप्राइज ओनली 214 करोड़। तो 2000 के नोट का जो टोटल वैल्यूएशन अभी सर्कुलेशन में ये है 214 करोड़। अगर इस परसेंटेज की बात करें तो टोटल करेंसी नोट्स का सिर्फ 1.6% सर्कुलेशन में है 2000 का नोट। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें भी आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रोज टू वॉच विच डिजिट इन मार्च 2022। रिपोर्ट पब्लिश किया गया था आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इसकी शुरुआत आरबीआई 2021 में ही लॉन्च की शुरुआत की थी। ये दर्शाता है कि जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है देश में वो किस तरीके से मतलब बढ़ फूल रहा है, मतलब वो फैल रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भी हो गया बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस और पेंशन सेक्टर, इन सब को मिलाकर तो आरबीआई ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया कि जो कंट्री का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो है 56.4 और ये 3 पैरामीटर्स पे काम करता है। एक्सेस 35%, यूजेज 45% और क्वालिटी 20%। एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, एक्सेस 35%, यूजेज 45% और क्वालिटी 20%। और ये सभी बैंकिंग और इकोनॉमिक सेक्टर को कवर करके आरबीआई ने जो रिपोर्ट में दिया वो ये दिया कि 56.4 फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। अगर ये 100 होता तो सबसे बेस्ट, सबसे उम्दा होता, लेकिन अभी ये 56.4 पे है। ये दिखाता है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो बैंकिंग सर्विस और बैंकिंग का जो ये है, बैंकिंग सर्विस है फिर बैंकिंग फैसिलिटी, ये कितना अभी बढ़ फूल रहा है देश में, वो चीज़ें ये आरबीआई ने दर्शाता है इस रिपोर्ट में। और इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। एज पर आरबीआई विच डिनोमिनेशन हैज़ हाइएस्ट वॉल्यूम इन सर्कुलेशन एज ऑफ मार्च 31, 2022। 31 मार्च 2022 तक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कौन से मतलब डिनोमिनेशन के नोट सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है, तो इसके अनुसार ये था ₹500, मतलब 500 रुपये के नोट सबसे ज़्यादा हैं सर्कुलेशन में, 34.9% है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है 10 रुपये के नोट,
ये है जो परसेंटेज वैल्यू है 21.3%, मतलब सबसे ज़्यादा 34.9% ये है सर्कुलेशन में 500 के नोट, और सेकंड नंबर पे है 21.3% के साथ 10 रुपये के नोट, ये ज़्यादा सर्कुलेशन में है, हाईएस्ट वॉल्यूम। और बात करें वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जो वैल्यूएशन है बैंक नोट में, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो है 9.9% की, और जो वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स है इसमें जो इसकी बढ़ोतरी हुई है वो ही है 5% इस वित्त वर्ष में, यानी कि लास्ट मार्च 2021 से मार्च 2022 तक। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिए। 500 नोट्स एंड सेकेंड नंबर पे ₹10 नोट, और जो वैल्यू और वॉल्यूम है बैंक नोट में, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 9.9% और 5% की। नेक्स्ट पॉइंट है द विनर ऑफ आरबीआई फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2021। इसको मतलब आरबीआई ने जो ये किया है, किसे किया, टोन टैग को। टोन टैग ये है नाफा इनोवेशन का एक ब्रांड है। नाफा इनोवेशन कर्नाटका बेस्ड है, प्राइवेट लिमिटेड। इसका ये टोन टैग वॉइस बेस्ड पेमेंट ई कॉमर्स सॉल्यूशन है, टोन टैग। तो ये विजेता हुआ है आरबीआई का जो फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन है हार्बिंगर 2021। 2021 नवंबर में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये पहला ही शुरुआत हुआ था। इसका थीम था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट इसका थीम था। फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन जिसका नाम था हार्बिंगर, इसका विजेता जो हुआ टोन टैग, एक वॉइस बेस्ड पेमेंट ई कॉमर्स सॉल्यूशन है, नॉन मोबाइल डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग स्मॉल टिकट कैश ट्रांजेक्शन टू डिजिटल मोड। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई लॉन्च्ड यूपीआई फॉर फीचर फोन, जिसका नाम है यूपीआई 123 पे। फीचर फोन के लिए ये लॉन्च किया था आरबीआई ने, और इसके साथ साथ एक डिजिटल हेल्पलाइन भी जारी किया था जिसका नाम है डिजी साथी। आरबीआई ऑल्सो रिलीज बी अवेयर बुकलेट ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो यूपीआई 123 इसमें सब कुछ फैसिलिटीज है अपार्ट फ्रॉम स्कैन एंड पे, मतलब इसे सब कुछ पेमेंट हो सकता है सिवाय स्कैन एंड पे। ये जो आप करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, उसके अलावा सारे फीचर्स मतलब सिंपल फ़ोन के लिए ये जारी किया था आरबीआई ने यूपीआई 123 पे। और इसके साथ साथ जो हेल्पलाइन जारी किया था उसका नाम है डिजी साथी, और बी अवेयर नाम का बुकलेट जारी किया था ऑन द मोडस ऑपरेंडी ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड्स। अगला पॉइंट है आरबीआई इनॉग्रेटेड आरबीआई एच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब विथ एन इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 करोड़। ये कहाँ किया था, बेंगलुरु में। आई एम सॉरी, जब मैं कंटिन्यू बोलता हूँ तो थोड़ा फंबल हो जाता है। तो आरबीआई ने आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का इनॉग्रेशन किया था कहाँ, बेंगलुरु में, जिसका इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था 100 करोड़ का, और इसको लॉन्च किया था आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसके चेयरमैन कौन बने, सेनापति गोपाल कृष्णन इसके चेयरमैन बने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये क्यों किया गया, जो भी फिनेंशियल सेक्टर में स्टार्टअप्स होते हैं, इनोवेशन होते हैं, उनको टेस्टिंग के लिए, उन्हें ऑथराइजेशन के लिए ये शुरू किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर फिनेंशियल इनोवेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टार्टअप्स एंड रेगुलेटर्स। इन सभी के लिए ये शुरू किया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई रिपोर्ट्स इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन फिजिकल ईयर 2022 इज 1.2% ऑफ जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 1.2% है जीडीपी का, ऑन वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट्स। एज पर आरबीआई रिपोर्ट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीजेज टू $13.4 बिलियन। ये भी वैल्यू आपको याद रखना है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वैल्यूएशन में ये कितना डिक्रीज किया, $13.4 बिलियन का। आप वीडियोज़ अगर देख रहे हैं तो जो भी स्लाइड्स है उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था नेट एफडीआई इनफ्लो इन फिजिकल ईयर 22। ये कितना था, $38.6 बिलियन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये कितना आउटफ्लो पे रिकॉर्ड किया गया, $16.8 बिलियन। ये दोनों वैल्यू भी याद करने के लिए है। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था 1.2% ऑफ जीडीपी। अब कुछ देख लेते हैं पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई imposed penalty of 93 lakh on Axis and IDBI Bank. RBI imposed 17.63 lakh monetary penalty of Manappuram Finance for non-compliance of KYC and PPI norms. RBI imposed ₹1 crore penalty on Union Bank of India.
RBI imposed a penalty of 1.8 crores on Punjab National Bank and 30 lakh on ICICI Bank. RBI imposed monetary penalty of rupees 1 crore each on payment operators MobiKwik and Spice Money. तो ये सारे पेनल्टीज़ इम्पोज बाई RBI थे। और जो रिपोर्ट्स था बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स और जो RBI के लास्ट 6 मंथ के जो भी रिपोर्ट्स थे, इन्फॉर्मेशन था, वो सब इस वीडियो में कवर किया गया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी आपके लिए, जो कुछ भी डिटेल में पूछा जा सकता है इसी में से पूछा जाएगा। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी आएगा और आप बाकी के वीडियोज़ प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर